नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आपको पता होगा कि हम बेसिक साइंस के वीडियो अपलोड करते हैं जो कि कक्षा 9-11 के विद्यार्थियों के लिए, या मैं तो ये कहूँ लगभग सभी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबको देखना है ये वीडियो। इसके अलावा विशेष करके जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हाल ही में रीट एग्ज़ाम आने वाला है, तो रीट एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक साइंस है उसके लिए भी अपना ये वीडियो काफ़ी मेरे हिसाब से कारगर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार रिस्पांस दे रहे हैं, वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे हम इतनी उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग लगातार अगर बना रहता है तो हम काम करने में ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और हम आपसे सिर्फ इतना ही सहयोग चाहते हैं कि अपने इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं बल्कि आपका है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को ही होता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और लगातार मैंने कुछ वीडियो में ये बातें बताई भी है कि पूछ रहे हैं कि सर चैनल सर्च कैसे करें। तो अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हो तो गूगल पे डायरेक्ट जो मैंने ये साइट आपको पेज पर दिखाई दे रही है youtube.com/c फिजिक्स टूल के नाम से, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, अपना चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो तो अमूमन देखा है कि फिजिक्स टूल लगाते ही आपको अपना चैनल मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स टूल लगाते ही आपको अपना चैनल है वो मिल जाएगा। और वीडियो आपने लगातार उनको देख रहे हो तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे वीडियो को। अगर फिर भी नहीं पहचानते हो तो फिजिक्स टूल लगाकर इसके आगे बाई ए के एंड ए पी सर, ठीक है, ए के एंड ए पी सर आप टाइप कर सकते हो, ताकि आप लोगों को अपने चैनल का डायरेक्ट जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिजिक्स टूल लगाते ही आपको जो सर्च सजेशन होता है उसमें ये नाम दिखा देगा, फिजिक्स टूल बाय ए के एंड ए पी सर। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। तो ये तो बात थी चैनल के संबंध में, और फिर कुछ बात और भी कर लेते हैं लगातार, क्योंकि अभी हमने ये बातें उठाई ली है तो मैं चर्चा कर लेता हूँ कि कुछ बच्चों ने पर्सनली ये बात पूछी है, कुछ बच्चों का संदेह आया है। तो सबसे पहले तो इस बात की खुशी है हमें, और आपको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बातें हम बार बार कहते हैं और बार बार कहेंगे भी, क्योंकि ये आपके किसी प्रकार का आपको पे नहीं करना है इस चैनल के लिए, बिल्कुल फ्री चैनल है आप सबके लिए। और जितना आप देखोगे उतना आपका बेनिफिट है। तो बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन ने हमें संपर्क करके बताया कि सर बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ बच्चों को डाउट हुआ था कुछ टॉपिक के संबंध में। जैसे एक डाउट आया था सामने कि जो हमने एक्स एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की 3 डायरेक्शन हम मानते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करूँ तो आपने कुछ ऐसा बताया था कि सर ये एक्स एक्स अगर माने हम इसको, और वाई एक्स इसके जस्ट अपोजिट होता है, इसको हम वाई एक्स मान लें, और जेड एक्स बिल्कुल इसके लंबवत होता है। तो जेड एक्स वैसे इस प्रकार होता है जैसे मैंने पेन रखा हुआ है। तो फिलहाल ये चित्र मैं यहाँ पर इस प्लेन यानी इस पेपर पे नहीं बना सकता जेड एक्स को, इसलिए मैंने इसको कल्पनात्मक रूप में इस प्रकार जेड एक्स दर्शा दिया। ठीक है, ये कार्टेशन थे, निर्देशांक थे एक्स वाई जेड, जिसमें आप किसी कण की जो स्थिति है आप प्रदर्शित करते हो, जिसे आप निर्देशांक कहते हो, एक्स वाई और जेड। तो एक हमने पढ़ा था कि इनमें कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश। जैसे एक्स की डायरेक्शन में एकांक सदिश आई कैप पढ़ते हैं अपने, और वाई की डायरेक्शन में एकांक सदिश जे कैप पढ़ते हैं, और जेड की डायरेक्शन में एकांक सदिश के कैप पढ़ते हैं। तो बच्चों ने ये पूछा था कि सर ये जो इंग्लिश के जो सिंबल हैं ये आई जे और के ही क्यों लिए जाते हैं, इसके पीछे कोई विशेष तर्क है या फिर और कोई कारण है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन सामने आया है। तो मैं आपको इस प्रश्न का मेरी तरफ से एक जवाब देना चाहूँगा
कि जैसा आपने पूछा कि सर यहाँ पर आई, जे और के ही सिंबल क्यों लिए जाते हैं, इंग्लिश के यही वर्ड क्यों यूज़ में लिए जाते हैं। तो प्रश्न तो ये भी बन सकता है बच्चों कि आप लगातार पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ कि सर ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ये जेड एक्स होता है। तो प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि इन्हें अंग्रेजी के एक्स वाई जेड ये 3 सिंबल से क्यों दर्शाया। तो इस प्रकार का ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपने बिल्कुल एक तरीके से सही सोचा है, लेकिन ये एक प्रकार की परिपाटी है जो लगातार फिजिक्स के अंदर, विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर यूज लेते आ रहे हैं हम लोग। तो उस के अनुसार इन सबको एक निश्चित मान दे दिया गया है, एक्स वाई जेड आई जे के, इस प्रकार इनको एक निश्चित माना गया है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें तो ऐसा मानना भी कोई ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसको आई जे के ही मानो। आप चाहो तो इस एकांक सदिश को इस आई कैप की जगह आप एक्स कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, आई कैप की जगह एक्स कैप लिख सकते हो, इस वाई की डायरेक्शन में वाई कैप लिख सकते हो, और जेड की डायरेक्शन में जेड कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एकांक सदिश हैं, इनको शुरुआत से ये सिंबल यूज में लिए जा रहे हैं, जो कि हम लगातार ये जो परिपाटी है उसके अनुसार हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए कि विशेष कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई कारण नहीं है, मैं आपको मेरी तरफ से ये उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ तक हमने पढ़ा है इसमें ऐसा कोई कारण या कोई तर्क नहीं है कि आई जे के यही वर्ड क्यों लिए जाते हैं इसके पीछे। तो प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि एक्स वाई जेड क्यों लिया जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है। ठीक है, ये 3 निर्देश तंत्र है, इनकी एक विशेष दिशा प्रदर्शित करने के लिए क्रमानुसार 3 सिंबल आपको यूज में लेने हैं। तो आई जे के यूज में ले लिया, एक्स वाई जेड यूज में ले लिया, एल एम एन यूज में ले लो, पी क्यू आर यूज में ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर ये मिल सकता है हमारी तरफ से। चलिए अब आगे के हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना चाहूँगा फटाफट जो हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ा है, क्योंकि लास्ट के वीडियो के अंदर जो मैटर था वो धीरे धीरे साइंस को आगे बढ़ाता जा रहा है वो मैटर, और अच्छे अच्छे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आगे से आगे। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टॉपिक के अंदर। आप ये मत सोचिए कि आपको याद कितना हुआ है, याद नहीं होने वाले ये टॉपिक प्रैक्टिस चाहते हैं, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, याद करने की कोशिश मत करो, आप इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन टॉपिक के तो ये टॉपिक आराम से तैयार हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। याद करोगे तो कुछ देर के लिए याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे। तो इन टॉपिक का अभ्यास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस से ये चीज़ें क्लियर होगी बच्चों। देखो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ एक समान गति के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं थोड़ा सा दोबारा यहाँ नोट कर देता हूँ, क्योंकि आज इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमने असमान गति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, समान गति में ये कहा था कि जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण, कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान गति कहलाती है। परिभाषा हम पीछे के वीडियो में दे चुके हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे मैं इस चीज़ के लिए कि ये ऐसे वीडियो है जिनको आप कोई तर्क मत मानिए, कोई चैलेंज मत मानिए, बल्कि इनको सीखने की दृष्टि से इन वीडियो को देखें बच्चों। मैं इतनी ये उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए आने वाले जो सब्जेक्ट में जब आप साइंस के टॉपिक पढ़ोगे उन टॉपिक में ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दो। जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उन एग्जाम्पल को आप विशेष करके ध्यान से पढ़ो। एक समान गति और एक असमान गति के बारे में हमने चर्चा की। तो समान गति की परिभाषा पढ़ी और उसका जस्ट अपोजिट कर दो, असमान गति हो जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि जो नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, ये समान है, यहाँ असमान लिखा हुआ तो जस्ट इसके अपोजिट होने वाली गति है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट था वो ये मैंने बताया था कि असमान गति जो होगी वो नियत वेग रहेगा। इस गति में वेग का मान नियत रहेगा। ठीक है, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय होगी तो उस गैप के लिए जो वेग का अनुपात है, वेग होता है क्या है, वेग क्या होता है, जो दूरी और या विस्थापन होता है उसमें समय का भाग लगाएंगे तभी वेग आएगा। ठीक है, वेग कह दो
या हम चाल भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने अब आपको कहा है वैसे तो वेग और चाल में अंतर होता है, ये हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन आगे चलकर अगर आपको इनमें से कोई नाम दिया हुआ मिल जाए तो अपने ज़्यादा इनमें अंतर नहीं समझते। ठीक है, हम डायरेक्ट अपना अध्ययन करते जाते हैं और जब विशेष ही कंडीशन आ जाती है तब वेग और चाल, दूरी या विस्थापन में हमें अंतर करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आगे ये चीज़ पढ़ी तो हमने देखा विस्थापन जितना समान अंतराल में समान समय विस्थापन हो रहा है तो ये वैल्यू कांस्टेंट आती जाती है। असमान गति में क्या होता है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा होना है कि वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, वेग में लगातार परिवर्तन होगा टाइम के अनुसार, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो मैंने आपको एक शब्द बताया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द था जिसका नाम था त्वरण। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया था कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन वो भी किसके अनुसार, समय के अनुसार। तो वेग में परिवर्तन भाग समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन भाग समय में परिवर्तन का अनुपात त्वरण कहलाता है, जिसको आपने सिंबल रूप में स्मॉल a से दर्शाया था। ठीक है, ये त्वरण का संकेत होता है। अमूमन संकेत आपको पता है इंग्लिश के पहले वर्ड के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो त्वरण का संकेत a लिखते हैं, वेग का v लिखते हैं, वेलोसिटी होता है। तो इसके अनुसार ये हम त्वरण को परिभाषित हम कर चुके हैं। फिर मैंने आप लोगों को त्वरण के संबंध में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बताई थी और उसमें आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, वो मैं यहाँ पर साइड में नोट कर देना चाहूँगा एक बार। वो बात मैंने ये कहा था कि अगर लगातार वेग बढ़ता है, वेग में परिवर्तन, देखो परिवर्तन का मतलब दो बातें से है। परिवर्तन का मतलब दो बातें कौन सी है, वेग में परिवर्तन वो भी अगर कोई मान बढ़ रहा है तो भी उसे परिवर्तन कहेंगे, और अगर मान घट रहा है तो भी उसे परिवर्तन कहेंगे। तो अगर वेग बढ़ रहा है तो भी परिवर्तन है, और अगर वेग घट रहा है तो भी परिवर्तन है। ठीक है, दोनों चीज़ हैं, और ये चीज़ हम आराम से देख सकते हैं, आराम से हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बताया था कि एक गाड़ी चल रही है और गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, और अगर उसकी स्पीड 80 हो गई तो हम समझ जाएंगे वेग बढ़ रहा है, ये तो साधारण सी बात है। ठीक है, और वेग घट रहा है, वेग घटता कहाँ है, जब हम गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड 80 से 50, 40 इस प्रकार डाउन होती जाती है, तो वहाँ वेग घटता जाता है। तो देखो दोनों पोजीशन में वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी यहाँ उत्पन्न होने वाला है। और मैंने कहा था कि यहाँ जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर वेग बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव होता है, और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण का जो मान है बच्चों वो नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव त्वरण को हमने मंदन नाम दिया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आ रहे हैं लगातार, इनको आप तसल्ली से क्लियर करते जाना। ये हमारे लास्ट के वीडियो के टॉपिक थे और मैंने एक बार इनको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब देखो त्वरण की अगर बात आ गई तो त्वरण के अंदर भी दो प्रकार की बात मैं यहाँ पर यूज में लूँगा। क्या, एक तो वो कंडीशन जब त्वरण का मान नियत बना रहे। ठीक है, अगर त्वरण का मान लगातार नियत बना रहता है तो त्वरण का मान नियत कब रहता है, जब हम ये कहते हैं कि जो समान त्वरित गति जिसे हम कहेंगे, और त्वरण का मान नियत एक ही शर्त पे रहेगा बच्चों, जब वेग में परिवर्तन और समय में जो परिवर्तन का जो रेशियो है यानी इनका अनुपात है वो स्टेप टू स्टेप कांस्टेंट आता जाए, यानी अचर आता जाए, लगातार वैल्यू नियत आती जाए, तो त्वरण का मान हम कहेंगे नियत रहेगा। ठीक है, त्वरण का मान लगातार क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। और त्वरण का मान नियत कब बना रहेगा, त्वरण का मान नियत तभी बना रहेगा जब वेग में परिवर्तन, समय में परिवर्तन लगातार एक नियत अनुपात में लगातार परिवर्तन होता रहे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, एक ग्राफ बनाना चाहूँगा। इस ग्राफ से आप ये चीज़ आराम से क्लियर कर सकते हो कि अगर कोई वस्तु समान वेग से लगातार गति हो रही है, समान वेग से वो वस्तु गति कर रही है। ठीक है, तो उसमें जो अगर त्वरित गति होनी चाहिए, गति कैसी होनी चाहिए, त्वरित गति होनी चाहिए, और लगातार उसी वेग से टाइम के अनुसार वो स्पीड के अनुसार वो लगातार बदलती रहे, तो उसमें त्वरण का मान नियत बना रहेगा। ठीक है, अब देखो त्वरण का मान बदलेगा कहाँ, त्वरण का मान तभी बदलेगा जब वेग में परिवर्तन कम ज़्यादा होगा, यानी वेग में परिवर्तन होगा। अब मैंने एक ग्राफ बनाना है आप लोगों के लिए, आप ध्यान रखना इस चीज़ में कि एक ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पर। एक तरफ मैंने समय की चर्चा की है,
इस ग्राफ में, और एक तरफ मैं वेग यानी वेलोसिटी की चर्चा करता हूँ, v की। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रारंभिक कंडीशन है, t बराबर 0 है, तो शुरुआत से लेकर यहाँ से हम किसी वस्तु को अध्ययन करना शुरू किया है, यानी ये वस्तु लगातार चलती आ रही है। हमने अध्ययन स्टार्टिंग किया है 0 सेकंड से। ठीक है, मतलब गाड़ी चल रही है, अपनी लगातार चल रही है, लेकिन हमने रीडिंग लिखना शुरू किया है 0 सेकंड से, अपनी घड़ी में टाइम देखना शुरू किया है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमने क्या देखा, लगातार वेग का मान नियत बना रहता है। लगातार वेग का मान क्या बना रहता है बच्चों, नियत बना रहता है। यानी यहाँ पर वेग v है, ये वेग कितना है, v है। ठीक है, ये वैल्यू वेग की है, समझ में आ रही क्या बात मेरी। और ये वैल्यू लगातार कांस्टेंट आ रही है इस ग्राफ के अनुसार। आप टाइम चेंज कर रहे हो लेकिन वेग नहीं बदल रहा, यहाँ पर वेग नियत है। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप वेग समय वक्र भी कह सकते हो, वेग समय वक्र कह सकते हो, और एक नियत चाल के लिए ग्राफ है। बात आ रही समझ में। अब देखो, ये ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखा आ रही है। अगर आपने लगातार वीडियो देखे हैं तो आपको एक पीछे के एक ग्राफ बनाया था हमने एक समान गति में, तो ये एक समान गति का ही एक प्रकार से एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे एक समान गति का एग्जाम्पल कैसे, क्योंकि वेग का मान नियत बना रहता है। समझ रहे हो बात मेरी, वेग का मान क्या बना रहा है, नियत बना रहा है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ एक समान गति को दर्शा रहा है, क्योंकि वेग नियत है इसमें। समझ में आ रही बात मेरी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट के वीडियो में, थोड़ा समझने की कोशिश करना ये चीज़, क्योंकि ग्राफ के टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिन पर आप थोड़ा ध्यान दोगे, पीछे की बातें क्लियर करोगे, रटना नहीं है, क्लियर करना है। क्लियर करने से ही टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमने पीछे दूरी समय वक्र बनाया था। ठीक है, मैंने पीछे आप लोगों को एक दूरी समय वक्र बनाकर बताया था एक समान गति में। ठीक है, मेरे पास नोट्स पेपर फ़िलहाल उपलब्ध है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा उस नोट्स पेपर को, और आप देखना। ठीक है, और वहाँ पर मैंने नोट भी करवाया था। देखिए बच्चों, ये अपना ग्राफ था। ठीक है, ये हमने एक वीडियो के अंदर ग्राफ पढ़ा था, और ये अपना लगभग मेरे हिसाब से शायद 11वां वीडियो था अपना। ठीक है, उस वीडियो के अंदर हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ दूरी और समय के बीच में था। इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि समय जैसे जैसे बदलोगे दूरी लगातार बदलती जाती है। इस ग्राफ में भी नियत वेग बना रहता है। और इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है बच्चों, इसमें अंतर ये है कि ये ग्राफ मैंने बनाया था दूरी और समय के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ दूरी और समय के बीच में बनाया था, इसलिए सीधी रेखा प्राप्त हुई, मूल बिंदु से गुजरती हुई, बिल्कुल सीधी। और यहाँ मैंने ग्राफ बनाया वेग और समय के बीच में, तो इस ग्राफ में भी हम कहते हैं वेग नियत रहता है। तो ये ग्राफ वैसे दोनों एक ही ग्राफ हैं ये। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही ग्राफ हैं। इसमें भी आपने लिखा था वेग नियत रहता है, लिखा है कि नहीं लिखा, देखो यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस ग्राफ में कहीं पर वेग दर्शाया नहीं था, केवल इस ग्राफ की ढाल देखकर, और ढाल क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। ढाल देखकर मैंने आपको इसकी सूचना दी थी कि ये ग्राफ जो है इसकी ढाल नियत है, इसलिए वेग नियत है। इसी ग्राफ का दूसरा प्रारूप, ये एक समान गति का ही तो ग्राफ था, यूनिफॉर्म मोशन जिसे बोलते हैं। इसी यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति का एक प्रकार से ग्राफ हम ये भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ये ग्राफ वेग और समय के बीच में है, इसलिए हम इसे वेग समय वक्र कहेंगे। ठीक है, वेग समय वक्र कहेंगे। जो बच्चे साइंस से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने साइंस लेने का निश्चय किया है कि हम साइंस पढ़ेंगे, वो बच्चे इस मैटर के बारे में ज़्यादा कक्षा 11 में जब आप जाओगे तो आपको गति के बारे में पूरे चैप्टर मिलेंगे। वहाँ पर आप लोग फुल इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर कक्षा 11 के नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल ये जो बातें हैं ये कक्षा 9 के अंदर भी दी हुई है। तो मुझे इस बात से खुशी है कि ये जो पॉइंट है ये अच्छे टॉपिक है, ये टॉपिक कक्षा 9 के अंदर बच्चों को सीखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बच्चों, रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे चलकर जब आप ये टॉपिकों का सामना करोगे तो आप
इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ वेग नियत बना है, ठीक है, वेग समय वक्र है। कौन सा वक्र है? वेग समय वक्र। देखो वेग का सूत्र क्या होता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वेग का सूत्र होता है सर दूरी या विस्थापन, जो भी है मैंने अभी बताया, दूरी भी लिख सकता हूँ मैं और विस्थापन भी लिख सकता हूँ, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी या विस्थापन। ये लो बच्चों, यही तो होता है सूत्र, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, आपको मैं यहाँ पर एक नई चीज़ बता रहा हूँ। इस ग्राफ में वेग v ये टर्म्स आ चुका है, समय का पद आ चुका है। अब एक चीज़ बच गई, दूरी। क्या बच गई? दूरी, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इस ग्राफ में कोई निश्चित बिंदु ले सकते हो, एक बिंदु ले लो जो आपकी मर्जी आए। कि मैंने कह दिया सर मैंने एक बिंदु ये लिया शुरुआत में ये बिंदु लिया तो टाइम 0 था, ठीक है। और यहाँ वेग की बात की तो वेग सर v1 बराबर v था। हम लिखते हैं ना कि सर टाइम t1 बराबर, शुरुआत में टाइम t1 मान लिया तो वेग कितना था? v था। फिर मैं यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर टाइम नोट कर लिया t। कितना नोट किया? t टाइम नोट किया, ठीक है। जब t टाइम नोट किया तो यहाँ पर भी वेग, इस टाइम के अकॉर्डिंग वेग देखा तो यहाँ पर भी वेग क्या था बच्चों? v था। थोड़ी ये बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो नए बच्चे जो कक्षा 8 से 9th में हुए हैं उन बच्चों के लिए तो विशेष करके ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आपने अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है ये बातें, लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो थोड़ी समझने की कोशिश करना। जैसे बच्चों टाइम t1 का मतलब क्या हो गया? मैंने घड़ी में टाइम देखना शुरू किया था, उस समय की बात थी। तो उस समय मैंने कहा कि हाँ भाई अब शुरू करना है आपको, तो मैंने टाइम कह दिया, टाइम 0 है फिलहाल, अब स्टार्ट करो। वेग कितना है? बोले वेग v है। और फिर मैंने टाइम देखना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पर आगे कहा मैंने अब रुक जाओ। तो t2 बराबर t, कितने समय पर रोका है वो मेरी मर्जी है, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधे घंटे, जो भी है वो ये t टाइम है। यहाँ पर आगे देखा तो भी वेग कितना मिला बच्चों अपने को? v वेग मिला। समझ गए बात मेरी? तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक इस प्रकार का ये नाम दे देता हूँ OABC, एक आयत सा नजर आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, नजर आ रहा है क्या? ठीक है। तो आप इस आयताकार जो हिस्सा है इसे कहते हैं, मैंने लाइनिंग खींच दी ना, अब इसे कहते हैं गणित के अनुसार छायांकित भाग। क्या कहते हैं बच्चों? छायांकित भाग कहते हैं। आप एक काम करो, इस छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। समझ गए बात मेरी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब OABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक ये आयत है, ये क्या चीज़ है कि आयत ही तो है। तो मैंने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समझ जाओगे आप ये चीज़। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई मैं एक तरफ से मान सकता हूँ, OC मान लूँ, और चौड़ाई OA मान सकता हूँ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या रहा बच्चों? ये चीज़ समझ में आई क्या? ये लंबाई मान ली, ये चौड़ाई मान ली, ठीक है। लंबाई की बात करूं तो यहाँ टाइम कितना था? अब देखो ध्यान देना, सर आप तो कह रहे हो लंबाई लेंथ होती है, वैसे लेंथ ही होती है, लंबाई मान ली बात मेरी, लेकिन फिलहाल ये जो लंबाई है, ये लंबाई यानी हमें इस भुजा की लंबाई चाहिए। और ये जो भुजा है ना, ये भुजा किसकी है? समय की भुजा है। किसकी भुजा है? समय की भुजा। यानी इस भुजा की लंबाई का मतलब हो गया ये समय। समझ गए बात मेरी? ठीक है, इस भुजा की लंबाई का मतलब क्या हो गया? ये समय। और इस भुजा की लंबाई का मतलब हो गया वेग। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन अब फिलहाल कोई पैमाना नहीं है, ये लाइन कोई स्केल नहीं है, ठीक है, फुट नहीं है कि सर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ मैंने इस लाइन पे लिखा हुआ है T, समय लिखा हुआ है, मतलब ये लाइन समय की लाइन है।
1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये वेग की लाइन है। किसकी है बच्चों? वेग की। तो इस लाइन में जो भी लंबाई आएगी वो समय को बताएगी, इस लाइन में जो भी लंबाई आएगी यहाँ पर वो वेग को बताएगी। तो यहाँ इस लंबाई को मेरे को मापना है, तो शुरुआत में टाइम कितना था? 0, और बाद में कितना हो गया? t। तो बताओ लंबाई ये होगी ना, t - 0। नहीं समझे क्या बात है मेरी? यानी इस टुकड़े के मान देखें, इस टुकड़े को अगर माप के देखें तो कितना आ रहा है ये मान? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर t है, तो कितना अंतर आया? t - 0। भाई समझ सकते हो ना ये चीज़ आप लोग? ठीक है, शुरुआत में वैल्यू 0 थी, यहाँ पर t है, तो इनमें अंतर कितना है? t - 0। समझ गए बात मेरी? फिर मैं यहाँ अंतर देखूँ, ये चीज़ समझना आप लोग थोड़ा सा। यहाँ अंतर देखूँ तो यहाँ वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ वैल्यू कितनी है? v। तो ये अंतर कितना हो गया? v - 0। तो आपने क्या देखा कि सर इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो मेरे हिसाब से VT के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? VT के बराबर। अब अगर बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इस चीज़ पर आप लोग समझना, मैं इसको लाल पेन से नोट कर रहा हूँ। V गुणा T यानी वेग और समय का गुणा। अब यहाँ इस सूत्र में ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर वेग को समय से गुणा कर दूँ, वेग को समय से गुणा कर देता हूँ तो दूरी आती है। क्या आती है बच्चों? दूरी। इसका मतलब ये दूरी है, इसका मतलब ये क्या है? दूरी है। बात समझ में आ रही है? VT यानी ये क्षेत्रफल किसके बराबर आए? दूरी के बराबर आए। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइन बनती है, वो लाइन मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, अर्थात वेग समय वक्र में। किसमें बच्चों? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे ऐसे बहुत सारे वक्र आएंगे, वो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। वेग समय वक्र में वक्र तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ये लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, वेग समय वक्र में ये रहा वेग समय वक्र, वक्र ये अपना वक्र है, यही तो है ग्राफ, सीधी लाइन है। अब लाइन सीधी होने से क्या हुआ है? तो ग्राफ ही, ये सीधी लाइन है। और समय अक्ष क्या लिखा है मैंने? देखो यहाँ पर वक्र, वक्र और समय अक्ष, समय अक्ष ये है समय, और ये हो गई समय अक्ष। तो वक्र और समय अक्ष ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे को डायग्राम में। वक्र और समय अक्ष के बीच का क्षेत्र, ये हो गया क्षेत्र बीच का, जो मैंने यहाँ पर लाइनिंग कर रखा है। बीच का क्षेत्रफल VT आता है। ये VT किसके बराबर है? कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने की कोशिश की है। ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक थोड़े से और लंबे हो जाएंगे उसके बाद में, तो थोड़ा समझने में ये परेशानी होगी इन टॉपिक के अंदर। इसलिए मैं इनको एकदम नॉर्मली रूप से आपके सामने रखता हूँ, छोटे छोटे पार्ट, ताकि आप इनको आसानी से देख सको, बार बार इनको देख सको। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है, ये टॉपिक क्लियर करो, क्योंकि उसके बाद में मैं त्वरण के ग्राफ बनाने जाऊँगा। ये मैं बता देना चाहूँगा कि त्वरण के ग्राफ बनाऊँगा ठीक इसी प्रकार। ठीक है, और ऐसी ही बातों का उपयोग करूँगा मैं, ऐसी बातों का उपयोग करके गति के समीकरण व्युत्पन्न करेंगे बच्चों, हम गति के समीकरण। ठीक है, तो वो बहुत ही रुचिकर पॉइंट होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में उस पर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को क्लियर करें, घर पे रहते हुए पढ़ाई कीजिए बच्चों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। और अपने इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने जो भी अपने जानकार जो भी हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उन सब को इन चैनल के बारे में अवगत कराइए बच्चों, ताकि अपने अच्छी तरीके से और ज़्यादा और अच्छे टॉपिक आपके सामने रख सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।